my dear student, most welcome at my channel. Once again, हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं और आज हम आपसे एक नए चैप्टर के रूप में नई चीज़ देंगे, नई चीज़ बताएंगे और वो हमारा नया चैप्टर जो होगा वो वायरस एंड वायराइड्स। वायरस और वायराइड्स ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक, पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम आज की डेट में आपसे वायरस और वायराइड्स के बारे में कितनी चीज़ें डिस्कस करें। पहली चीज़ तो जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज़ कैरेक्टर ऑफ वायरस, तीसरी चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और इसके बाद की आगे की डिस्कस हम आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे करेंगे। तो हम आज की डेट में सबसे पहले आते हैं अपने वायरस टॉपिक पर, जनरल इंट्रोडक्शन। वायरस बहुत टाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इनको नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा हम इनको देख सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि वायरस इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट वायरस पाया गया है वो लगभग 10 मिली माइक्रोन, 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है। 10 मिली माइक्रोन व्यास का ये स्मॉलेस्ट वायरस है। और अगर हम और वायरस, जनरल वायरस की बात करें तो जनरल वायरस जो होते हैं 0.03 से 0.04, 0.3 से 0.4 माइक्रोन व्यास के, ठीक है, 0.3 से 0.4 माइक्रोन व्यास के होते हैं। इस छोटी सी आकार की रचना को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर? अब आप ये भी जान लें कि वायरस है क्या। हम अपने आसपास तमाम बीमारियां ऐसी देखते हैं लोगों में जो वायरस के द्वारा होती हैं। जैसे हम सामान्य रूप से कुछ बीमारियों का नाम होता है प्लेग, नाम सुना है आपने, निमोनिया नाम सुना है, चेचक नाम सुना है, चेचक स्मॉल पॉक्स नाम सुना है। अरे और दूर क्यों जाते हो, वर्तमान समय में कोरोना डिसीज, ये वायरस का ही प्रकोप है। एड्स, ये जितनी चीजें आप देखते हैं, जितनी बीमारियां आप देखते हैं जिनको कि हम आसानी से क्योर नहीं कर पाते, फ्लू जानते हैं, कॉमन कोल्ड, जुकाम, ये सब वायरस के द्वारा ही होने वाली बीमारियां हैं। वायरस एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु, यानी विष का काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए इनका नाम है पड़ा है वायरस। क्लियर हुआ? वायरस हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं, विष का काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा विषाणु, अंग्रेजी में बोलते हैं वायरस। वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इवानोवास्की ने किया था, इसीलिए वायरस की खोज का श्रेय भी इवानोवास्की को ही जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो वायरस की सबसे पहले खोज कहाँ हुई, इसके बारे में भी जान लें। तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू मीन्स टोबैको, टोबैको की पत्तियों में या तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग हो जाता है। मोज़ेक मतलब छोटे छोटे चकत्ते जैसे हो जाते हैं, इस तरह के रोग हो जाते हैं। और इस रोग को ही इस कारण उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, बेकार हो जाता है पौधा। और ऐसे रोग के कारण का जब पता लगाया गया तो इवानोवास्की ने ही पता लगाया कि यह रोग वायरस के द्वारा होता है, और इसीलिए उस रोग का नाम क्या हुआ? टोबैको मोज़ेक डिसीज, टोबैको मोज़ेक डिसीज या
तंबाकू का मोज़ेक रूप, ठीक है ना, तंबाकू का मोज़ेक रूप। और इस वायरस को नाम क्या दिया गया, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर है, क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। कोई दिक्कत नहीं। ये जो TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था भाई इवानोवास्की, और इन्हीं के कारण इवानोवास्की को विषाणु की खोज का श्रेय भी मिला, वायरस की खोज का श्रेय मिला। तमाम इसके बाद और बीमारियां पाई गई वायरस के द्वारा ह्यूमन बींग्स में, जो हम लोग हैं, आप तमाम, प्लेग हो गया, फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, वर्तमान समय में कोरोना डिसीज हो गई, एड्स हो गई, ये सारी की सारी डिसीज वायरस की ही देन है। चेचक जैसी बीमारी भी वायरस की ही देन है। क्लियर। और ये हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया, इसका आपको साइज भी मैंने बताया, TMV और एड्स वायरस और निमोनिया वायरस, तमाम ऐसे वायरस हैं जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम इनके बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जान सकते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जान सकते हैं। नॉर्मली इसकी आकार क्या होता है, 0.3 से 0.4 माइक्रोन व्यास का। क्लियर, ये नॉर्मल साइज होते हैं। और जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट वायरस पाया गया वो 10 मिली माइक्रोन, 10 मिली माइक्रोन व्यास का होगा। क्लियर हुआ, 10 मिली माइक्रोन व्यास का ये वायरस पाया गया, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस। क्लियर है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस न करते हुए आगे बढ़े। कैरेक्टर ऑफ वायरस। कैरेक्टर ऑफ वायरस क्या है? वायरस में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आधार पे हम उन्हें वायरस की सीरीज में रखते हैं। पहली चीज तो वायरस क्या होते हैं ये आपने समझा। अब वायरस की जनरल स्टडी के बाद हम इनके कुछ लक्षणों को आपको बताएंगे। जैसे वायरस जो बना हुआ है, कैरेक्टर, ये कैरेक्टर में हम पहले आए। जैसे पहली चीज तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज और जानिए, न्यूक्लिक एसिड में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और डीएनए और आरएनए में से इसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी, दोनों नहीं होंगे। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, इन दोनों में से केवल एक चीज होगी, दोनों चीजें नहीं। क्लियर हो गया? तीसरी चीज, ये ग्रोथ नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, इनमें ग्रोथ नॉट फाउंड, ग्रोथ होती है। ये पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। ठीक, ये पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। ठीक, और जो एक और हम आपको बता दें कि ये केवल किसी लिविंग सेल में जाने के बाद ही एक्टिवेट होते हैं। लिविंग सेल, जैसे सपोज दैट जैसे कोरोना बाहर उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टहलने दो उसको, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करेगा ये तुरंत मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपने सिम्टम्स आपके अंदर डाल देता है, अर्थात आपको रोगी कर देता है। बात मेरी समझ आ रही? तो कोरोना की यही समस्या है, बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं, उड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, और लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा ये तुरंत, अगर एक वायरस इंटर हुआ, एक गया, तो एक से ये बन जाएंगे 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनते चले जाएंगे। कुल मिलाकर ये मल्टीप्लिकेशन अर्थात बहुत विखंडन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे। बात नहीं समझ आ रही? तो बाहर इनमें कोई भी लिविंग कैरेक्टर्स नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में या किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में एंटर करते हैं, लिविंग सेल में पहुंचते ही इसमें तमाम एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। ठीक, एक चीज और जान लीजिए कि वायरस में जीन म्यूटेशन भी देखा गया है। जीन
म्यूटेशन। अब आप लोग समझ रहे होंगे, आजकल आपको तमाम न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, कहा जाता है कि कोरोना अपने रूप बदल रहा है। कोरोना अपने रूप बदलने का मतलब क्या हुआ? अपना स्ट्रक्चर बदल दे रहा है, अपनी हैबिट एंड हैबिटेट बदल दे रहा है। अर्थात ये किसके द्वारा संभव होगा? म्यूटेशन के द्वारा ही। म्यूटेशन के द्वारा ये अपने आकार को बदल दे रहा है, सिम्टम्स को बदल दे रहा है। सब आजकल तो आप ये भी सुने वैक्सीनेशन होगा या वैक्सीन बन रही है कोरोना की। कोरोना की वैक्सीन क्या है? जितने भी वायरल डिसीजेज होते हैं, चेचक भी वायरल डिसीज थी, ठीक, निमोनिया भी वायरल डिसीज, ये डिसीज ऐसी थी, कभी प्रकोप के रूप में थी, जैसे आज कोरोना है, वैसे ही सबको चेचक निकलती। और जब चेचक फैलती, किसी पूरे गांव का पूरा का पूरा प्रभावित हो जाता था और उस गांव के ज़्यादातर लोग मर जाते थे, जैसे आज कोरोना अपना प्रभाव दिखा रहा है। फिर इसकी वैक्सीन निकाली गई। वैक्सीन मतलब ऐसी दवा बनाई गई जो आपके शरीर में इसके प्रति इम्यूनिटी पावर पैदा कर दे, अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले कण नष्ट हो जाएं या अपना असर डालेंगे तो भी ये कोई बहुत ज़्यादा घातक नहीं हो। जैसे चेचक का टीका बन गया, बच्चे पैदा होते हैं, उसका टीके लगते हैं, बाह में निशान लगे रहते हैं आपके छोटे बच्चे के, आप लोगों के भी बाही में निशान होंगे, तो वो निशान का है, टीके का निशान है, वैक्सीनेशन का निशान है। अब वैक्सीन बन जाए और वैक्सीन जब आपको हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके द्वारा रोग नहीं होगा, बट डेंजरस नहीं होगा। जैसे चेचक का टीका बना, चेचक का टीका सबको लगा, चेचक का टीका सबको लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब चेचक नहीं होगी, आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगी। चेचक होगी, हो सकती है, नहीं हो सकती, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि चेचक जब होगी तो वो चेचक आपके लिए डेंजरस नहीं होगी, अर्थात आपकी बॉडी उससे लड़ने में ताकतवर है। आप देखिए कभी कभी किसी के घर में चेचक निकलती है और फिर वो ठीक भी हो जाती है। इसी प्रकार से जब कोरोना की भी वैक्सीन बन जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोरोना होगा ही नहीं। वैक्सीन बनने के बाद वो वैक्सीन जब आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी तो फिर कोरोना होगा तो आपके लिए जानलेवा नहीं होगा, अर्थात आपके अंदर कोरोना से लड़ने की ताकत तैयार हो चुकी है। मेरी बात समझ आ गई? वैक्सीन का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन बन गई तो पूरे इन्वायरमेंट से कोरोना के वायरस गायब हो गए, ऐसा नहीं, वो रहेंगे सब। ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये भी जान लीजिए। वायरस नेवर कैन डाई, वो कभी ना खत्म नहीं होता है, मरता थोड़ी ना है। ये एक बार हो गया, एक बार आ गया इन्वायरमेंट में तो हमेशा पड़ा रहेगा। मैंने आपको बताया कि सब जगह उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई लिविंग बीइंग, जैसे ही कोई लिविंग बॉडी उसके संपर्क में आएगी, तुरंत उसके शरीर में जा करके ये अपना काम शुरू कर दें और डिवाइड होने लगेंगे। डिवाइड होने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे और उसके बाद ये ग्रो करेंगे। ग्रोथ नहीं, ग्रो मतलब संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा सा पार्टिकल और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। मैक्सिमम जो इनकी साइज होती है 0.3 से 0.4 मिलीमाइक्रोन तक की ही होती है। मेरी बात समझ आ गई? इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। आपको इसमें अलग से चीज समझने वाली नहीं। ये जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल सिम्टम्स हैं वायरस के, इस आधार पर हम कहते हैं वायरस क्या है। सामान्य लक्षणों में क्या है? पहली चीज तो यह है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, वायरस। दूसरी चीज आरएनए अथवा डीएनए, दोनों में से केवल एक होगा, नेवर बोथ, कभी भी दोनों पार्टिकल्स नहीं होंगे, दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं होंगे। तीसरी चीज, इसमें ग्रोथ कभी नहीं होती है, ग्रोथ कभी नहीं होती है। दूसरी और अगली बात यह है कि लिविंग बॉडी के बाहर ये इनएक्टिव पार्टिकल्स के रूप में रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर आएंगे ये अपनी संख्या में ग्रोथ करेंगे। क्लियर? उसके बाद ये हमारे बॉडी के अंदर रोग पैदा करते हैं और जीन म्यूटेशन करने की भी क्षमता है। ये वायरस के सिंपल कैरेक्टर्स हो गए। अब हम आपको ये भी बता दें कि वायरस
में कुछ कैरेक्टर सजीव के होते हैं, लिविंग बीइंग के, कुछ नॉन लिविंग बीइंग्स के। मैंने यहाँ बना रखा है कि वायरस के कैरेक्टरों को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। लिविंग कैरेक्टर्स के रूप में पहली बात तो ये जान लीजिए कि जैसे सभी सजीव का, सभी लिविंग बीइंग की साइज एक डिफरेंट होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग आपको दिखाई देते जो हम लोग 5 फीट से 6 फीट तक, 10 फीट का आदमी नहीं होता, ठीक। तो 5-6 फीट ये लगभग फिक्स है। इसी प्रकार से गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सबकी हाइट लगभग निश्चित है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि वो देखो चूहा जा रहा है, तो चूहे की हाइट अब ज़्यादा इतनी बड़ी होगी, बहुत मोटा ताजा इतना बड़ा होगा। बिल्ली की बात कही जाए इतनी बड़ी होगी, ठीक। कुत्ते की बात की जाए इतना बड़ा होगा, ठीक। और गाय की बात की जाए जमीन से लेकर इतनी ऊंची होगी, और बंदर की बात की जाए तो और छोटा होगा। तो कुल मिलाकर लगभग सबकी हाइट एक फिक्स होती है। इसी प्रकार से जैसे आपसे कहा जाए सरसों का पेड़ है, सरसों का पौधा आप जानते हैं 1 मीटर की ऊंचाई तक, जो आप खेतों में देखते हैं 1 मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई तक। लेकिन आम के पेड़ जितना लंबा नहीं होगा ना, ताड़ के पेड़ जैसा लंबा नहीं होगा ना, तो सबकी लगभग फिक्स है। उसी प्रकार से वायरस की भी साइज जो है वो लगभग फिक्स होती है कि इसका 0.3 से 0.4 माइक्रोन व्यास का ही होता है। 0.3 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन व्यास का ही ये होता है। क्लियर हो गई? एक तो ये लिविंग कैरेक्टर हो गई, तो डेफिनेट साइज क्या हो गई? डेफिनेट साइज। दूसरी चीज, न्यूक्लिक एसिड केवल लिविंग बीइंग में ही पाया जाता है। कभी किसी पत्थर में, दीवार में, लोहे में ये लिविंग न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, लेकिन वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये भी लिविंग कैरेक्टर हो गया, ये भी लिविंग कैरेक्टर हो गया। तीसरी चीज, लिविंग बॉडी के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करेंगे और 2, 4, 6, 8, 10, 12 जैसा 2 से 4, 8, 16, 32 बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि फिजन किस में होता है? लिविंग बीइंग में होता है। विभाजन किस में होता है? लिविंग बीइंग्स में होता है। आप हमारे पास ये एक पेन रखी है, इसको हम रख दें तो ये कभी भी 2 पेन में नहीं बदलेगी। बदल जाए क्या? नहीं। लेकिन अगर एक वायरस, इस पेन को हम अपने पॉकेट में रख लें, शरीर के अंदर भी रख लें, तो भी 1 से 2 पेन नहीं होगी। लेकिन वायरस अगर इंटर चला गया तो 2 दिन 3 दिन के अंदर इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। ये क्षमता किसके अंतर्गत होती है? लिविंग बीइंग्स। तो हम ये कह सकते हैं ये भी एक किसका है? लिविंग कैरेक्टर है। क्लियर हो गया? उसके बाद ये जीन म्यूटेशन शो करते हैं, उत्परिवर्तन। अचानक न्यू कैरेक्टर शो करने लगे तो ऐसे कैरेक्टर को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये किस में होता है? वायरस में होता है, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीजें भी आपको क्लियर हुई हो गई। 5 पॉइंट आप लिखेंगे, सफिशिएंट है। जैसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कि किसे न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। एक एलिमेंट न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन पार्टिकल्स है। नंबर 2, इनकी शेप फिक्स है। नंबर 3, जीन म्यूटेशन शो करते हैं। नंबर 4, ये बीमारी उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर। कोई नॉन लिविंग थिंग हमारे अंदर बीमारी उत्पन्न नहीं करता है, डिसीज प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना? तो ये मेन कैरेक्टर्स 4-5 कैरेक्टर्स आप लिख देंगे। और दूसरी चीज, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर का मतलब यह है कि ये पार्टिकल के रूप में होते हैं, पार्टिकल के रूप में। और ये भी हम आपको बता दें, जैसे आप बालू को किसी बोतल के अंदर बंद करके रख दें और 20 साल के बाद अगर बोतल खोलें तो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? बालू ही निकलेगी ना, तो समाप्त नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। उसी प्रकार वायरस पार्टिकल को अगर हम किसी बॉटल के अंदर बंद करके रख दें तो 20 साल नहीं 100 साल के बाद भी हम देखेंगे तो वो उतनी ही पार्टिकल के रूप में बाहर निकलेगा। यानी वर्षों तक इनको बोतलों के अंदर क्रिस्टल के रूप में बंद करके रखा जा सकता है।
ये तो मेन किसका कैरेक्टर हो गया, नॉन लिविंग का, तो हम कहेंगे नॉन लिविंग है। दूसरी चीज, सारे लिविंग बीइंग्स में जो न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें होती हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक, ये दोनों चीजें पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, डीएनए और आरएनए दोनों चीजें पाई जाती हैं। लेकिन वायरस एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से केवल एक ही चीज पाई जाएगी, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। क्लियर हो गए? तो ये भी लिविंग कैरेक्टर्स हो, नॉन लिविंग कैरेक्टर आधा तो हो गया भाई, दोनों चीजें हो तो लिविंग, और जब दोनों ना हो तो हम इसको आधा लिविंग आधा नॉन लिविंग ये कह रहे हैं हम आपको। ठीक है ना? तीसरी चीज, इनमें ग्रोथ नहीं होती, जबकि सभी सजीवों में ग्रोथ होती है, एक निश्चित आयु तक होती है, निश्चित हाइट तक होती है, बट ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें भी नॉन लिविंग की हो गई। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग के हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग के हैं, इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। कनेक्टिव लिंक का मतलब संयोजक कड़ी, यानी नॉन लिविंग को लिविंग से कनेक्ट करता है। और वायरस ये शो करता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, नॉन लिविंग से ही लिविंग बने हैं, ये चीज कौन शो करता है? वायरस शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग कैरेक्टर भी हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी हैं, और ये दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक। क्लियर? ये शो करता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग बीइंग्स। कोई दिक्कत? इतनी चीजें आपको ये क्लियर हुई होंगी। ये भी हम आपको बता दें कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं, लेकिन वायरस के अंदर ना तो सेल वॉल होती है, ना ही कोई भी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती। जबकि लिविंग बीइंग जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स हों, प्रोकैरियोट्स का मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, या यूकैरियोट्स मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका डेवलप सेल से बने होते हैं, सभी में न्यूक्लियस, अगर प्रोकैरियोट्स में नहीं क्लियर है, लेकिन उसके न्यूक्लियर की जितनी चीज सब उसमें स्कैटर्ड, बिखरी हुई होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस आर कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि सजीवों का निर्माण निर्जीवों से ही हुआ। ये टॉपिक भी हमारी खत्म हुई। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस ढेर सारे प्रकार के होते हैं, इनको हम संक्षेप में या शॉर्ट में कुल 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा है? फाइटोफैगनी। और दूसरा कौन सा है? पहला है फाइटोफैगनी, दूसरा कौन सा है? जूफैगनी, तीसरा कौन सा है? फैगनी। ठीक है, पहला फाइटोफैगनी। फाइटोफैगनी को ही हम प्लांट वायरस के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, प्लांट वायरस, यानी जितने प्लांट में वायरस हैं उन सबको हम रखते हैं फाइटोफैगनी। क्लियर? और जितने एनिमल के वायरस हैं उन सबको हम रखते हैं जूफैगनी। ये हो जाएगा एनिमल वायरस। कोई दिक्कत? प्लांट से संबंधित, पौधों से संबंधित जितने भी वायरस हैं सबको हम रखते हैं फाइटोफैगनी, और एनिमल से संबंधित जो वायरस हैं सबको हम रखते हैं जूफैगनी। क्लियर? और फैगनी के अंदर ये रखते हैं जो बैक्टीरिया से संबंधित वायरस है। बैक्टीरिया से संबंधित वायरस है वो सब किसमें रख लेते हैं? फैगनी। क्लियर हुआ? ये क्या है? फाइटोफैगनी। ये क्या है? जूफैगनी। और ये क्या है? फैगनी। ये प्लांट वायरस, ये एनिमल वायरस, और ये बैक्टीरिया से रिलेटेड जो वायरस है उसको हम रखते हैं फैगनी। तो इतनी चीजें आज आपकी क्लियर हुई, समझ में भी आई होंगी। कोई चीज अगर आपको
कहीं कंफ्यूजन पैदा करे तो आप यू कैन आस्क मी। क्लियर? आप संकोच नहीं, कोई भी ऐसा ना महसूस करें कि हम आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हमारा काम क्या है? आपको सेटिस्फाइड करना, और आप जब भूखे होंगे तब हमें आपको खिलाते हुए भी अच्छा लगेगा, अर्थात जब आपको ज्ञान की चाह होगी तो मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप संकोच न करके हमसे अपने टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज़ें जब भी आपको दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके आप हमसे उसका उत्तर ले सकते हैं। हाँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे जब भी कोई भी नया वीडियो बनेगा, जैसे ही वो YouTube पर अपलोड होगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देंगे तो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक पर नए दिन डिस्कस करेंगे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।